students, how are you? I am Sudarshan Kumar, your physics teacher. So today I have discussed about Biot-Savart law. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ होता है क्या, इसको देखेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ हमारा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ रहेगा। दिस लॉ टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। हमें किसी स्मॉल करंट एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे और फिर हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर माना, उसके अंदर आई करंट में फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। आई करंट फ्लो करवा दिया, स्मॉल मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे लेंथ ले ली डीएल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट ले लेते हैं आई इंटू डीएल, इसको हम करंट एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे इस करंट एलिमेंट की वजह से मैं किसी पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पी पॉइंट से करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के जो बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे आर मानूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसीडर कंडक्टर करंट आई इज फ्लोइंग, dl is the length in the small portion है हमारे पास dl, इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट एलिमेंट्स बिकम्स आइडियल। तो हमारे पास जो करंट एलिमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा आइडियल। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन। अब जो थीटा एंगल यहाँ पे किस के बीच में रहेगा, आइडियल जो आपका करंट एलिमेंट है इसके, और यहाँ पे आपका जो r है वेक्टर, इसके बीच में आपका एंगल रहेगा थीटा, ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज फाउंड टू बी। अब स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I। जितना ज्यादा करंट किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट्स या जो हमारे पास लेंथ है, जितना लेंथ के अंदर जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे रहेगी I। दूसरा हमारे पास dP डायरेक्टली अपॉन डीएल। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जो आपके पास पोर्शन है लेंथ का, यहाँ पे लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा रहेगा। और इसके बाद साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा डीपी डायरेक्टली अपॉन टू आई। करंट के डीपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ एलिमेंट आपको उसके ऊपर डीपी डायरेक्टली अपॉन साइन ऑफ थीटा। और एक बात आप यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ अगर बढ़ रही है उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगी, डिस्टेंस की जो स्क्वायर है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा dP डायरेक्ट इक्वल टू I, dP डायरेक्ट इक्वल टू dl, यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पे 1/r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, कंबाइन दीज। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप देखिए आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ जो हमने क्या यहाँ पे क्या था, हमने 3 इक्वेशन लिखा, 4 इक्वेशन लिखी, 1 2 3 4, कंबाइन these equations we can write। इन इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो देखिए dP डायरेक्टली इक्वल टू I, करंट एलिमेंट्स आ गया dl और साइन ऑफ एंगल आ गया थीटा, और डिवाइड कर दिया हमने किसे r स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हम कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी k की वैल्यू आ गई, k आ गई। अब यहाँ पे k है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, k हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, तो k कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, इसकी वैल्यू है डिपेंड्स करती है मीडियम के ऊपर और फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, द सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। दूसरा नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम किस प्रकार का नेचर है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस सिस्टम है, एमपीएस सिस्टम है, या दूसरा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, भाई वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर है या किसी मीडियम के अंदर की हुई, ठीक है। अगर हम बात करें वैक्यूम या फ्री स्पेस की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इन सीजीएस सिस्टम में हम देखेंगे k की वैल्यू 1 होती है, 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे k की जगह हम 1 रख देंगे, क्या आ जाएगा dP इक्वल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन SI सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग, SI सिस्टम के अंदर हमारे पास k की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू, इसकी वैल्यू होती है, इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम सोल्व करेंगे ना, तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लेंगे 10 टू पावर -7, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स, या दूसरा हम लिखेंगे इसको टेस्ला एम्पीयर इनवर्स मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको वैल्यू को पुट करवा दो इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर तो dP हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे dB इक्वल टू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I
dl साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, हमने 2 ले ली थी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है और इन एसआई सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने बायोट-सावर्त लॉ इन एसआई सिस्टम, ये आपका बायोट-सावर्त लॉ रहेगा एसआई सिस्टम, बायोट-सावर्त लॉ इन एसआई सिस्टम, ये आपका एसआई सिस्टम में रहेगा और ये बायोट-सावर्त लॉ किसमें था, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, dp = μ0 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म बनानी है। अब देखिए r तो आप लोगों को क्या बता रहे हैं, यहाँ पे r बता रहे हैं डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड से r जो का मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ पे यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखेंगे जो r और यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों को मिला के हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फॉर्म आ गया, r वेक्टर आ गया, r वेक्टर आ गया। ये r स्क्वायर और r की r की क्यूब हो जाएगी। साइन थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है और जो कोस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे dl आप लोगों के पास था, dl i को हमने बाहर ले लिया, स्केलर क्वांटिटी है, dl आपके पास एक है जो आपके पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट थी। ठीक है, और इनटू r हमारे पास dl क्रॉस r कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया बायोट-सावर्त लॉ का। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शन कैसे देखेंगे। मान लो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था बायोट-सावर्त लॉ का, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पे एक्स वाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स वाई कोई वायर है और इसकी यहाँ पे एक्स वाई मेरे पास वायर ले ली मैंने। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल ले रखा है मैंने यहाँ पे। और अब पी पॉइंट पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। पी पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। अब मैं देखता हूँ जब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं तो प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड जा रहा है। कैसे, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको देखेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट और जो ग्रिप ऑफ फिंगर है हमारे पास, ग्रिप ऑफ फिंगर या कर्ल फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये थंब है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे मेरी पाम की तरफ अगर मैं देख पाऊंगा इसको, तो यहाँ पे देखूंगा कि मेरी जो ग्रिप ऑफ फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन जा रही है। इस पॉइंट पी पे जो डायरेक्शन रहेगी वो इनवर्ड रहेगी। यही बताया राइट हैंड स्क्रू रूल, व्हिच इज द परपेंडिकुलर प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। परपेंडिकुलर प्लेन और डायरेक्टेड इनवर्ड। अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट मान लेता, अगर मैं इधर देखता, इस क्यू पॉइंट की तरफ मैं देखता कि मेरे पास करंट की इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार से इसको क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड आती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्यू पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं स्पेशल केस की इसमें। तो यहाँ पे दो स्पेशल केस अराइज होंगे। फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 0 और साइन 180 0। तो उस दोनों ही कंडीशन में जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो मेरे पास जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीपी वो 0 आएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, और जो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन 90 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा और इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर काफी बनेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरी करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी सर्कुलर कॉइल है, आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप लोगों के पास सामने आपके पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये जो मैंने थोड़ी लिखी है डायग्राम में आप लोगों को समझा देता हूँ। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r। करंट एलिमेंट हमने मान लिया यहाँ पे आइडियल। जब हम देखते हैं हम सेंटर से कहीं भी स्मॉल करंट एलिमेंट को जोड़ते हैं तो वहां पे हमारे पास एंगल आएगा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है, बायोट-सावर्त लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना है। इस करंट एलिमेंट के जैसे डिस्टेंस जो हमारे पास है ओ सेंटर के ऊपर हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्त लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आके dp = म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम dp, अब sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये तो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई करंट एलिमेंट की वजह से, स्मॉल लेंथ की वजह से हमारे पास आ गई। अब मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर ओ के ऊपर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इंटीग्रेशन कर देना है इसका। इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा,
यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया dB का, तो यहाँ पे b आ गया, या म्यू नॉट 4 पाई आइडियल r स्क्वायर। आप यहाँ पे देखना है म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, r डिस्टेंस आप लोगों के पास कांस्टेंट ही, तो उसको बाहर ले लूंगा। जो इंटीग्रेशन होगा वो मेरे पास सिर्फ dl का रहेगा, स्मॉल लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे dl का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, होल क्या कर दिया, होल लेंथ के लिए, होल सर्कुलर रिंग के लिए हमने, ठीक है। सर्कुलर रिंग का हमारे पास लेंथ निकालना है तो dl आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या था, ये dl है। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r, 2 पाई r होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। इस सर्कल का टोटल का सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई r। तो 2 पाई r से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दिया, r से r कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास जो वैल्यू आई फाइनलाइज वो आई म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई i अपॉन r। देखो ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने 2 पाई क्यों नहीं काटा, यहाँ पे मैं इसको कट कर सकता हूँ, पर क्या होता है हमें पता है 10 टू ये है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 10 टू पावर -7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पीयर इनवर्स हमने निकाला था, ठीक है। तो ये 10 टू पावर 7 को हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया। तो म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई i अपॉन r आ गया। अब बात होती है अगर n नंबर ऑफ टर्न लगा दूं मैं यहाँ पे, इसके ऊपर n नंबर ऑफ अगर मैं टर्न लगा दूं तो हमारे पास क्या होगा, देखो n नंबर ऑफ टर्न अगर मैं इस पे लगा देता हूं y के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न लगाने से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ n नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द coil then total magnetic फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई n i अपॉन r। उस समय हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे देखें, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से इसको फाइंड आउट करेंगे। सर्कुलर कॉइल है आपके पास, सर्कुलर रिंग है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये राइट हैंड रूल से डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ कि मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास क्या लेंगे, मैंने सर्कुलर वायर ले रखी है, ठीक है। ये मेरे पास कोई सर्कुलर वायर थी, सर्कुलर वायर है मेरे पास, ठीक है। और इसके अंदर करंट जो हमारे पास है, हम मान लेते हैं करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से इसके अंदर करंट मूव कर रहा है आई, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करंट मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड रूल से इस प्रकार से देख सकते हैं, जो ग्रिप ऑफ फिंगर है इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। जैसे ग्रिप ऑफ फिंगर, ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रिप ऑफ फिंगर, ग्रिप है कि हमारी करंट की डायरेक्शन लेंगे तो इस प्रकार से जा रही है, तो इसका मतलब इस प्रकार से जा रहे हैं यहाँ पे, तो करंट क्या है, आउटवर्ड जा रहा है, तो हमारे पास सेंटर से करंट जाएगा इस प्रकार से, तो सेंटर से हमारे पास जो करंट जाएगा वो इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, सॉरी बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमारे पास कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रहेगी सेंटर पे क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, सेंटर क्या रहेगी, आउटवर्ड। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सेंटर से रहेगी आउटवर्ड, ठीक है। और जो हम एंड की तरफ जाएंगे, तो ये कर्ल होते जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको दिखा पाएंगे, ठीक है। एंड की तरफ देखो यहाँ पे इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ, और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको दिखा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, एंड के ऊपर कैसे बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक, देखो यहाँ पे एंड, ये 2 एंड है, एक 1 एंड ये है, 1 एंड ये है, तो एंड के ऊपर तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है, और सेंटर पे बिल्कुल ओ पॉइंट मान लो, यहाँ पे ओ इसका सेंटर है, सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर डायरेक्शन कैसी हो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही हो, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास इस प्रकार से जाएगी। अगर डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज होगी तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप और वीडियो चाहते हो तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर कर दें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।